रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होगी। जरूरी नहीं है कि वो कोई मिरर ही हो, लेकिन हमने मिरर के लिए पढ़ा है तो जरा चलिए मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन में मैंने ये बोला था कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के पीछे हमने सिल्वर कलर की पॉलिश कर दी। उसके पीछे हमने किसी भी तरीके की कोई रस्टिंग वगैरह ना हो, क्योंकि सिल्वर कलर पर रस्टिंग हो जाती है। सिल्वर कलर में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कंटेंट सिल्वर का भी होता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए एक रेड कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग और करी जाती है पीछे। तो कुल मिलाकर अगर हमको एक मिरर बनाना है, तो मिरर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के टुकड़े से भी बना सकते हैं, ठीक है? अब आप ये सोचिएगा कि अगर मैं मिरर नहीं बनाता हूँ, मतलब मेरे पास एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर एग्जांपल अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिएगा ऐसा होता है। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता है कि जो ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसके आर पार। अच्छा, मेरा वीडियो कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? नो नो सर। सर। अच्छा, चलिए। तो जो ग्लास स्लैब है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो हमने क्या करा कि जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने एक रे ऑफ लाइट उस पर इंसिडेंट कराई। इंसिडेंट कराने का मतलब क्या है कि एक रे ऑफ लाइट इस पर टकराई ऐसे, ठीक है? तो नहीं बेटा, ये उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुकिए। मैं एक बार वीडियो ऑफ करके दोबारा चालू करूंगा, तब दिखाई देगा। 1 मिनट वेट करिए। तो हमने कहा कि जब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पर मैंने ड्रॉप करी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर, तो क्या होगा कि अब वो रे ऑफ लाइट, क्योंकि इसकी पीछे वाली सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो अब क्या होगा जी, रे ऑफ लाइट इसमें एंटर कर जाएगी, ठीक है? तो क्या ये सीधी ही एंटर करेगी? हम कहेंगे नहीं, सीधी एंटर नहीं करेगी, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? ये रे ऑफ लाइट आ रही है एयर से, और एयर के बाद ये ग्लास स्लैब में जा रही है, यानी कि ये इसमें जा रही है। अब मीडियम क्या है? ग्लास। तो ये ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। ग्लास क्या है? ग्लास एक सॉलिड है। एयर क्या है? एयर एक गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो हमने बोला कि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पर आई, और ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ना, ये इसकी सरफेस है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मैंने ऐसे। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं मतलब नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो अब आप ये देखिएगा कि नॉर्मल जिस पॉइंट पर ग्लास स्लैब को इंटरसेक्ट कर रही है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, उसको बोल देते हैं हम एंगल आई। एंगल आई ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर देखिएगा, फिर ये जो रे ऑफ लाइट है, तो जैसे ये सीधी आ रही है, तो क्या ये सीधी ही चली जाएगी? नहीं, ये रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। रिफ्लेक्ट होने के लिए मिरर का होना जरूरी है। मतलब कि पीछे वाली, मतलब ऊपर वाली जो सरफेस है वो तो चलिए ग्लास की हो गई, लेकिन नीचे वाली जो सरफेस है उसका पॉलिश्ड होना जरूरी है। वो पॉलिश्ड नहीं है नीचे वाली सरफेस, तो क्या होगा कि वो टकराएगी और टकराकर बाउंस बैक हो जाएगी। बाउंस बैक मतलब अगर वो पॉलिश्ड है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये पॉलिश्ड नहीं है, तो इसका मतलब वो एंटर कर जाएगी इसके। एंटर करा, एंटर करके थोड़ा सा स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है? तो क्या होता है कि जो एयर होती है ना, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, और गैसेस जो हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर रेयरली सेपरेटेड। रेयरली मतलब बहुत ज्यादा खुले खुले होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो हम इसीलिए एयर को क्या बोल देते हैं? एक रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा खुले खुले हों, जिसमें ये तो मतलब हमने ऐसे ही आपको समझा दिया कि खुले खुले हों, दूर दूर हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज्यादा हो, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा हो,
उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। तो एयर क्या है? एक रेयरर मीडियम। और ग्लास इज अ सॉलिड। तो सॉलिड में हम ये जानते हैं कि सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, सारे पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, ठीक। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो ग्लास है, ये ग्लास क्या है? ये एक सॉलिड है। उस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? So it has a denser medium. डेंसर मीडियम, बिल्कुल ठीक। इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो आप खुद देखिएगा कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से, रेयरर मीडियम मतलब बड़ा खुला खुला मीडियम है, तो वो रे ऑफ लाइट बड़ी स्पीड के साथ में आएगी, है ना। तो अब क्या होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब एयर में आ रही है, यानी कि एयर के अलावा भी हो सकता है कोई और रेयरर मीडियम हो, किसी और भी रेयरर मीडियम से अगर वो आ रही है, तो वो मतलब वो खुला खुला मीडियम है, तो उसमें वो बड़े आराम से मतलब दौड़ेगी, मतलब उसकी स्पीड खूब तेज होगी। अब वो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करके रे ऑफ लाइट, तो जब वो डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगी, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है? डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। तो वो जो नजदीक नजदीक बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे। तो जब रे ऑफ लाइट की स्पीड को वो कम करने की कोशिश करेंगे, तो रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाने की बजाय थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाएगी। तो मैं आपको एक रूल इसमें लिख रहा हूँ कि when a ray of light travels from a rarer medium to a rarer medium to a denser medium, then it bends towards the normal। तो एक रूल ये है, when a ray of light travels from a rarer medium to a denser medium, then it bends towards the normal। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ रेयर मीडियम में ये आ रही थी बहुत तेज स्पीड के साथ, डेंसर मीडियम में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक हैं, तो आप खुद देखिए कि एयर में अगर मेरा हाथ भी है, तो मैं अपने हाथ को बड़े आराम से एयर में इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। वहीं अगर मैं अपने हाथ को पानी के अंदर ले जाऊं, तो पानी के अंदर थोड़ा मुझे ताकत लगानी पड़ेगी। और वहीं अगर मैं किसी सॉलिड की बात करूं, तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई टेबल है, तो क्या मैं टेबल के अंदर अपना हाथ डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है बहुत डेंसली पैक्ड है। कोई ग्लास है, तो उस ग्लास के अंदर क्या मैं अपना हाथ डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत डेंसली पैक्ड है, तो वो अलाउ ही नहीं करेंगे मेरे को हाथ उसमें डालने के लिए। लेकिन क्योंकि रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, तो रे ऑफ लाइट जो है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। जो लाइट है वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं बेटा फोटॉन्स। उनको बोलते हैं फोटॉन्स, PHOTONS, फोटॉन्स। तो क्या होता है कि वो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो वो उसकी स्पीड को कम कर देता है, डेंसर मीडियम कम करता है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर जरा देखिएगा, तो अब ये जो बेंडिंग हुई ना टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। दिस बेंडिंग is called refraction। This bending is called refraction। फिर हम ये कहेंगे कि ये तो चलिए क्या हुआ, ये जो बेंडिंग हो गई, इस बेंडिंग को ही हमने क्या बोल दिया? रिफ्रैक्शन। फिर क्या होता है? फिर देखिएगा, अब ये जो रे ऑफ लाइट थी, ये यहाँ पर इस डेंसर मीडियम में यानी कि ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही थी। फिर क्या हुआ कि अब ये टकरा के वापस बाहर भी निकलेगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर भी करेगी और बाहर भी निकलेगी। तो अब ये क्या कर रही है रे ऑफ लाइट? ये जैसे ही यहाँ पर टकराई, तो जिस पॉइंट पर ये टकराती है, उसी पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं।
नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर लाइन, तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में निकली, तो डेंसर मीडियम में तो पार्टिकल्स बहुत घिरे घिरे बहुत नजदीक नजदीक थे, लेकिन फिर ये वापस से रेयर मीडियम में चली गई, तो यानी कि इसको वापस से एकदम खुला 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 सारा एटमॉस्फेयर मिल गया। तो फिर से इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जब वो डेंसर से रेयर में आएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब रेयर से डेंसर में आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी, और ये जो रे ऑफ लाइट है इसको बोलते हैं, जो शुरुआत में जो ये रे ऑफ लाइट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस वाली रे ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास स्लैब के अंदर। और जब ये रे ऑफ लाइट वापस बाहर निकली तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं बेटा इमर्जेंट रे। पता है सभी बच्चों को? Yes, sir. और अगर ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं आगे ऐसे, तो वी विल फाइंड आउट कि ये क्या हुआ, ये दोनों की दोनों जो रेज ऑफ लाइट है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड, ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल। तो ये हम देखते हैं इसमें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे में। और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस आता है, इस डिस्टेंस को बोल देते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बताइए जी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जब रेयर मीडियम में कोई भी लाइट ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड तेज होगी, जब डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में अलग अलग होती है, तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो जो रिलेशन होता है उस रिलेशन से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, मैंने ये बोला कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है आई, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी वो एंगल होता है आर, एंगल आर। तो बेटा दिखाई दे रहा है ये ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोल देते हैं ईटा। ईटा का मतलब क्या होता है, ये अलग अलग तरीके से देखिए बताया जा सकता है। कई बार किसी किसी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे दे रखा है, ऐसे इसको बोल देते हैं म्यू, मतलब आपने ऐसे यू बना दिया स्मॉल यू, और स्मॉल यू के बराबर में एक आपने लाइन ऐसे खींच दी, इसको बोलते हैं एम यू, एम यू म्यू, म्यू बोलते हैं इसको। इसी तरीके से जो स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन को थोड़ा सा नीचे खींच दिया तो इसको बोलते हैं ई टी ए, ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। तो किसी किसी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करा है, किसी किसी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ईटा से रिप्रेजेंट करा है। तो आप ये देखिएगा कि हम म्यू भी बोल सकते हैं हम ईटा भी बोल सकते हैं, दोनों ही पूरी तरह से ठीक है। फिर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो एंगल्स हैं इनका क्या रोल है, ये कहेंगे ईटा इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लो और दोनों को डिवाइड कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर ये ईटा के इक्वल होता है। इसको बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को बोलते हैं बेटा स्नेल्स लॉ, ये भी मालूम होगा स्नेल्स लॉ। ये जैसे हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं ना, एक लॉ होता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक लॉ ये होता है।
और दूसरा लॉ ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज होते हैं मिरर के रिफ्लेक्शन के। लेकिन जब हम लेंस के केस में या रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब के केस में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं, तो रिफ्रैक्शन का एक लॉ ये होता है थीटा इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। दिस थीटा इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर आपने ये देखा होगा कि कई बार ऐसा लिखा रहता है कि 1 थीटा 2। थीटा में और n में मामूली सा बस अंतर यही है कि n को थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा खींच दिया, इतना ठीक है। ठीक है, तो 1 थीटा 2 अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। ठीक, 1 ईटा 2 का मतलब क्या है कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। इसका मतलब है लाइट इज एंटरिंग लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। अब देखिएगा, मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 ग्लास है, मीडियम 1 वाटर है, मीडियम 2 कोई और सॉलिड है, वो मैं नहीं जानता, वो कुछ भी हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई लाइट रे है वो एयर से केरोसिन के अंदर एंटर कर रही है। तो अगर लाइट रे एयर से केरोसिन के अंदर एंटर कर रही है तो सीधी सीधी बात है एयर हमारा मीडियम 1 हो गया और जो केरोसिन है वो हमारा मीडियम 2 हो गया। किसी में आपको ये दे रखा होगा कि लाइट जो है वो पहले केरोसिन में ट्रेवल कर रही थी, फिर केरोसिन के थ्रू जो नेक्स्ट मीडियम है वो डायमंड आ गया, फिर वो केरोसिन से डायमंड के अंदर लाइट रे एंटर कर गई। तो हमारा फर्स्ट मीडियम जो है वो तो हो गया केरोसिन और सेकंड मीडियम जो है वो हो गया डायमंड। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि मीडियम्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन जो आपको दे रखी है। तो 1 ईटा 2 का मतलब क्या है कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है, तो बेटा एक रिलेशन तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। ठीक है, दूसरा रिलेशन देखते हैं क्या होता है। मैं इस तरफ कर रहा हूँ। दूसरा देखते हैं जी। अगर हमको ये दे रखा है 1 ईटा 2, तो इसको दूसरा फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो 1 ईटा 2 का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, एक मिनट, 1 ईटा 2 का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ऑफ मीडियम 2, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये है कि जब भी कभी ऐसा होता है ना कि जिस भी मीडियम के अंदर लाइट एंटर कर रही होती है, ये बोला जाता है कि वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये चीज अच्छे से याद रख लीजिए। अगर मान लीजिए लाइट मीडियम लाइट अगर मान लीजिए एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, तो आप समझ जाइए कि वो आपको क्या दे रखा है, ए इज फॉर एयर एंड जी इज फॉर ग्लास। वो आपको दे रखा है ए ईटा जी, यानी कि एयर से ग्लास में मतलब लाइट रे जिस मीडियम के अंदर एंटर करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का दे रखा होता है। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, रुकिए 5 मिनट। लाइट रे जिस मीडियम के अंदर एंटर करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का दे रखा होता है।
अगर मेरे को दे रखा है फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो इसका मतलब समझ जाइए कि लाइट रे मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है। वो कहाँ से आ रही है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको छोड़ो। अब मान लीजिए ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब लाइट सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मीडियम 2, कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप समझ जाइए फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का दे रखा है, यानी कि लाइट रे मीडियम 2 में एंटर कर रही है। और कहाँ से कर रही है? एयर से एंटर कर रही है। अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है ना फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो समझ लेना कि लाइट रे मीडियम 2 के अंदर तो एंटर कर ही रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। अच्छा, अगर एयर से नहीं आ रही है, किसी और मीडियम से आ रही है, तो क्या लिखा होगा? अगर एयर से नहीं आती है, किसी और मीडियम से आती है, तो इसमें बेटा लिखा हुआ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 WRT मीडियम 1। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि 2 के अंदर एंटर कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का मतलब क्या है कि मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। मतलब जब ये लिखा है ना, पहली लाइन देख लेना बस, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो ऑफ के जस्ट बाद जो लिखा हुआ हो समझ लेना कि उसके अंदर लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा हो समझ लेना उससे आ रही है लाइट। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से आ रही है और 2 में एंटर कर रही है। समझ में आ गया? ये बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. चीज सभी को क्लियर है? Yes, ठीक है। sir. तो हमें ना इस चीज में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैं स्ट्रेसफुली 2-3 बार ये चीज बता रहा हूँ कि जब भी लिखा हुआ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन, तो एक चीज तो पहले ही क्लियर हो गई कि मेरी जो लाइट रे है वो ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी दे रखा होगा, ग्लास का दिया है तो लाइट रे ग्लास में आ रही है, एयर का दे रखा है तो एयर के अंदर आ रही है, पानी का दे रखा है तो पानी के अंदर आ रही है, डायमंड का दे रखा है तो डायमंड में आ रही है। ठीक है ना? और विद रिस्पेक्ट टू जो दे रखा हो तो समझ लेना उससे आ रही है। मतलब अगर दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो मतलब ग्लास के अंदर आ रही है। विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन मतलब केरोसिन से आ रही है। पहले लाइट रे केरोसिन में ट्रैवल कर रही थी, फिर केरोसिन से ग्लास में आई है। बताइए, क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। अब हम ये कहते हैं कि एक क्वेश्चन देखता हूं मैं और ये मिटा देता हूँ, इधर करेंगे। क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट। लाइट enters from air, light enters from air into enters from air into a glass plate having refractive index 1.50, having refractive index 1.50. So stop. What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? एक चीज देखो बस, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट। लाइट एयर से ग्लास प्लेट के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, तो एयर से किसके अंदर एंटर कर रही है? ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का चाहिए। क्या दे रखा है? एंटर्स इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो ग्लास प्लेट का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो इसका मतलब क्या गिवन है? ए ईटा जी, मतलब एयर से ग्लास में एंटर कर रही है रे ऑफ लाइट। तो ये क्या होगा? 1 ईटा 2 था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 में स्पीड अपॉन मीडियम 2 की स्पीड।
तो अब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ए इज फॉर एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बताइए बेटा, क्लियर है ना सभी को जो मैं बता रहा हूँ? Yes, sir. बाकी बच्चे बताइए। Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ए ईटा जी यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको बोल दीजिए v, v इज फॉर वेलोसिटी, एंड एयर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो v ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हर एक बच्चा जानता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो देखिएगा 1.50 is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन v ग्लास। ग्लास को इधर ले आओ, v ग्लास को इधर ले आओ, 1.50 को नीचे ले जाओ, v ग्लास is equal to 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। 1.50 पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 3 ये कितना हो गया, 3 5 जा 15 5 2 जा 10, तो क्या हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए बेटा फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट कल करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, Okay, sir. चलिए ओके Namaste, sir. ओके, Thank you, sir. नहीं है, ओके, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। Excuse